अर्थ जो आज के टाइम पे 8.7 मिलियन स्पीसीज का घर है, उसने आज तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन को फेस करा है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट की माने तो आज के टाइम पे हमारी अर्थ 6th मास एक्सटिंक्शन को फेस करने जा रही है और यूएन ने तो 1 मिलियन स्पीसीज को डेंजर जोन में डाल दिया है एक्सटिंक्शन की, जिसका कारण हम खुद है। हमने अपने खुद के प्रॉफिट को एनवायरनमेंट से ऊपर रखा और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे और पोल्यूशन करा, जिससे आज हम सब क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पोलैंड जैसे ठंडे देश में 28 जून को 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि वहाँ का ऑल टाइम हाई है, जिसकी वजह से यूरोप में तो एसी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग पागलों की तरह एसी को खरीद रहे हैं। Switzerland's glaciers are melting at an alarming pace. अब वैसे तो इस साल ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण हैं जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे, पर सबसे मेन बात है कि आखिर क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कब हुई। ग्रेजुअली टेम्परेचर या वेदर पैटर्न के बदलने को कहते हैं क्लाइमेट चेंज, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से होता है, जो कि आधा सच है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सन की एक्टिविटीज़, वोल्केनिक इरप्शन या एल नीनो जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है। लेकिन 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हुए, और जहां इंसानों को हजारों साल लग गए थे 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने में, वहीं अगले 127 सालों में मतलब 1927 वो वक्त था जब हमारी पॉपुलेशन 2 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये सब तो अच्छी बात है, मतलब एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बट तुमने कभी ये सोचा है कि जहां 1800 से पहले हमारी एनर्जी डिमांड हवा, पानी और लकड़ी से पूरी होती थी, तो 1800 के बाद जब एनर्जी डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही थी और ट्रेडिशनल सोर्स से भी इनफ एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही थी, तो तब हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया फोसल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस करना, जैसे कोल, ऑयल और गैस। वैसे तो गाइस ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती है, लेकिन कोल तो इतना खतरनाक है कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने से 1230 टाइम्स ज़्यादा डेथ और 270 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूशन एमिशन होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले। और ये ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने से नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज को रन करने में, एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाने में, गाड़ियाँ चलाने में, एसी चलाने में और ऐसी हजारों चीज़ों को चलाने में निकलती है। अब ये सारी गैसेस अर्थ को चारों तरफ से ब्लैंकेट की तरह ढक लेती है, जिससे जो सूरज की हीट है वो अंदर तो आती है, पर बाहर जाने का उसको कोई मौका नहीं मिलता, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब वैसे तो गाइस इससे अर्थ का सरफेस टेम्परेचर एवरेजली 1.44 डिग्री गर्म हो चुका है, पर अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें मिथ है। तो गाइस ये सारे लोग फंस चुके हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में। तो बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में तुमने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक फ्रॉग को ठंडे पानी में डाल के उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो फ्रॉग को लगा कि ये उसके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, और वो लास्ट में आके गाइस मर जाता है। बट गाइस जो इम्पोर्टेंट सवाल होना चाहिए तुम सभी का, कि आखिर आज के टाइम पर क्या असर पड़ रहा है हम सभी पर इस क्लाइमेट चेंज का। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं, ये तो वो वजह है जो हमारे मौसम, हमारे खाने पीने और लाखों स्पीसीज को बदल रहा है। पर अगर ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक है, तो हम सब नॉर्मल लाइफ कैसे जी रहे हैं और हमें हर दिन इसका इफेक्ट फील क्यों नहीं होता? आखिर क्लाइमेट चेंज का असली इम्पैक्ट दिखता कैसे है? चलिए देखते हैं। पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है तवुलु, जो बढ़ते हुए सी लेवल से लड़ रहा है, क्योंकि तवुलु का इस सेंचुरी के एंड तक बहुत सारा पार्ट पानी में डूब जाएगा हमेशा के लिए, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया तवुलु फेलिपिली यूनियन बनाया, जिससे हर साल कुछ तवुलियन को ऑस्ट्रेलिया में मूव करा जाए, जिसको देखते हुए 90% तवुलियन ने इस स्कीम पर अपना इंटरेस्ट दिखाया। We didn't have that much cars in Tuvalu, the islands.
मतलब हर 10 में से सिर्फ एक आदमी अपने देश में रहना चाहता है। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ आइलैंड नेशन ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि मुंबई, शंघाई, न्यूयॉर्क जैसी कोस्टल सिटीज भी फेस कर रही है, जिसका मेन रीजन ग्लेशियर पिघलना है। हर साल 408 बिलियन टन ग्लेशियर मेल्ट होता है, जिसमें 264 बिलियन टन सिर्फ ग्रीनलैंड लूज कर रहा है हर साल, जिससे अभी तक 25 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ा है, जो 2.2 मीटर तक पहुंच सकता है 2100 से पहले। क्लाइमेट चेंज सिर्फ ग्लेशियर को ही नहीं बल्कि बहुत सी स्पीसीज को भी इम्पैक्ट कर रही है, जैसे ब्रैम्बल के मेलेमीज, जो कि सिर्फ ब्रैम्बल के पर ही पाए जाते थे, पर सी लेवल राइज होने के कारण 2019 में वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। और ब्रैम्बल के तो वो जानवर है जिसको हम बचा नहीं पाए, पर आज के टाइम पे कुछ ऐसे जानवर भी है जो एक्सटिंक्शन की डेंजर जोन में आते हैं, जैसे अंटार्कटिक फर सील, जिनकी पॉपुलेशन 2000 में 22 लाख थी, पर आज के टाइम पे उनकी आधी से भी कम हो चुकी है। और पोलर बियर। पर इन सभी में एक बात कॉमन है कि ये सारे जानवर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज सिर्फ एंडेंजर एनिमल या मेल्टिंग ग्लेशियर तक सीमित नहीं है, ये हमें भी अफेक्ट कर रहा है। हर साल 67 लाख लोगों की डेथ होती है सिर्फ एयर पोल्यूशन से, और 5 लाख लोग हीट वेव से अपनी जान गंवा देते हैं। साथ में बिलियंस ऑफ पीपल अनसेफ वाटर और फूड सिक्योरिटी से अलग से स्ट्रगल कर रहे हैं। गाइस, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज अमीरों को कम और गरीबों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। यूके में 3 लाख लोगों पर स्टडी हुई थी, जिसमें पता लगा लोअर इनकम लोगों पर 2 टाइम्स लंग फंक्शन डिक्लाइन और 3 टाइम्स COPD होने का रिस्क ज़्यादा होता है हायर इनकम पीपल के मुकाबले। बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, जहाँ पर एयर कंडीशनर को आज तक एक लग्जरी माना जाता है, और सिर्फ 8% लोगों के घर AC है। और वहीं यूके तो एक स्ट्रिक्ट कंट्री है, पर इंडिया में तो रूल सिर्फ पेपर पर होते हैं। तो खुद ही समझ जाओ कि दिल्ली एंड NCR जैसी एयर पोल्यूटेड सिटीज़ में वहाँ के लोगों को कितना अफेक्ट करा होगा। क्लाइमेट चेंज से हम लोग, इकोनॉमी, अलग अलग स्पीसीज़ और बहुत सारी चीज़ें इतना अफेक्ट हुई है कि इसके ऊपर पूरी मूवी बन सकती है। बट जो सबसे बड़ा सवाल अभी तुम्हारे मन में होगा वो होगा कि अब हम क्या करें। क्या हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं? तो इसके लिए हमें जाना होगा चैप्टर 3 में। तो आखिर अर्थ को बचाया कैसे जा सकता है? सच कहूँ, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ पेड़ लगा दो या सिर्फ इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, तो वो पूरी सच्चाई नहीं है। क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है तो हमें एक साथ कई चीज़ों को बदलना होगा, और सबसे पहले शुरुआत करनी होगी एनर्जी से। आज दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूशन का सोर्स कोई कार या प्लेन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला पावर प्लांट है। हर साल ये सेक्टर 13.8 बिलियन टन CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जो किसी भी दूसरे सेक्टर से ज़्यादा है। और इस पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह भी यही है। कोल और ऑयल, इन्हें जलाकर ही हमारे घर की लाइट्स, फैक्ट्रीज और कई सिटीज़ को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसीलिए अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी को विंड, सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसी क्लीन सोर्स से बनाया जाए तो हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े सोर्स को सीधा टारगेट करेंगे। लेकिन एक मिनट, मान लो कल से पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी क्लीन हो भी गई, क्या क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में नहीं, प्रॉब्लम उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज किया जा रहा है उसमें भी है। आज भी बहुत सारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती है, लाखों फैक्ट्रीज पुरानी मशीन यूज कर रहे हैं, और आज भी कुछ घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करा जाता है। इसीलिए अगला स्टेप है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हर उस मशीन को धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पर लाना जो आज फोसल फ्यूल पर चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से सिर्फ 2025 में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल ने लगभग 190 मिलियन टन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में जाने से बचाया। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी तरह पॉपुलर होती रही तो 2035 तक हम हर साल 1.2 बिलियन टन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में जाने से बचा पाएंगे।
लेकिन अभी भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा तेजी से गर्म कर रही है। ये है मीथेन। मीथेन का नाम शायद तुमने CO2 जितना नहीं सुना होगा, लेकिन क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है। इसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में CO2 से काफी कम होती है, लेकिन ये गैस CO2 से 80 टाइम्स ज्यादा हीट ट्रैप कर सकती है। और साइंटिस्ट के हिसाब से आज जो ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं ना, उसमें से लगभग 30% कंट्रीब्यूशन सिर्फ मीथेन गैस का है। और गाइस, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये मीथेन गैस सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में जाती है, क्योंकि ये ऑयल और गैस पाइपलाइन के लीक्स, लैंडफिल्स, राइस फार्मिंग और लाइव स्टॉक से निकलती है। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सदियों तक रह सकती है, लेकिन मीथेन कुछ दशकों में ही टूट जाती है। इसलिए अगर हम मीथेन गैस को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक पाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहा है बिना किसी को बताए, जो कि है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये अर्थ का नेचुरल कार्बन रिमूवल सिस्टम है। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसे अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन हर साल दुनिया लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट खो देती है, यानी लगभग आइसलैंड के साइज जितना एरिया। और जब फॉरेस्ट कटेंगे तो प्रॉब्लम डबल हो जाती है। एक तरफ कार्बन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और दूसरी तरफ जो कार्बन पेड़ों में स्टोर था वो भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ऊपर से पेड़ों को काटने में जो मशीन पोल्यूशन करती है वो अलग। इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना और जहाँ जरूरत है वहाँ उसको रिस्टोर करना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सबसे ज्यादा बड़ी और नेचुरल डिफेंस है। लेकिन एक फाइनल चैलेंज अभी भी है। हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, सीमेंट और केमिकल्स, ये वही चीजें हैं जिसने हमारी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाई है। और ये सेक्टर मिलकर दुनिया का लगभग 15% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डालता है। इन्हें बंद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्हें क्लीन बनाना जरूरी है। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और नई इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और अगर दुनिया ने एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, मीथेन, फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज, इन 5 सिस्टम को सीरियसली बदल दिया तो हम क्लाइमेट चेंज को कम्प्लीटली इरेज नहीं करेंगे सिर्फ, लेकिन हम अपने फ्यूचर को भी काफी ज्यादा सेफ बना सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दे सकती है या नहीं, सवाल ये है कि हम उस सॉल्यूशन को टाइम पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो गाइस, कमेंट करो अपने थॉट्स को और लाइक करो जिससे ये वीडियो और लोगों तक जा पाए, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी अवेयर हो पाए क्लाइमेट चेंज को लेकर कि ये कितना बड़ा इशू है। और लास्ट में प्लीज गाइस करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में लाता रहूंगा।